गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स क्लास। यह वीडियो 11th हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग मात्रक एवं मापन के बारे में अध्ययन कर रहे हैं और जिसमें हम लोगों ने मात्रक पद्धतियां, मूल मात्रक के बारे में अध्ययन किया। मूल मात्रक के बारे में बताया भी कि 7 प्रकार के होते हैं। हमने पूरक मात्रक को भी समझा, उनकी परिभाषाओं के बारे में भी अध्ययन किया। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको 3 मूल मात्रकों की परिभाषा दे दी थी, जिसमें था 1 किलोग्राम की थी, 1 मीटर की थी और 1 थी सेकंड की। अब हम आपको चौथी परिभाषा दे रहे हैं और वो है 1 केल्विन। चौथे नंबर पे है ये 1 केल्विन। 1 केल्विन, ठीक है। हाँ जी, 1 केल्विन क्या होता है? 1 केल्विन को समझने से पहले अपन को समझना पड़ेगा त्रिक बिंदु के बारे में। किसके बारे में समझना पड़ेगा? त्रिक बिंदु। इसको इंग्लिश में ट्रिपल पॉइंट भी कहते हैं। तो त्रिक बिंदु क्या होता है, ट्रिपल पॉइंट क्या होता है ना? त्रिक बिंदु वह ताप होता है, एक ऐसा ताप होता है जिस पर पदार्थ की तीनों अवस्थाएं, वह ताप जिस पर पदार्थ की तीनों अवस्थाएं, ठोस, द्रव और गैस, परस्पर तापीय साम्य में हो। यानी आपको ये तीनों अवस्थाएं अगर आपको किसी जगह मिल जाएं तो वो आपका कहलाएगा ट्रिपल पॉइंट, त्रिक बिंदु। त्रिक बिंदु आपका वह ताप है जिस पर पदार्थ की तीनों अवस्थाएं उपस्थित होती हैं। पानी के लिए, जल के लिए, जल का जो त्रिक बिंदु है, जल का त्रिक बिंदु, ट्रिपल पॉइंट, जल का जो त्रिक बिंदु है वो है 273.16 केल्विन। ये जल का त्रिक बिंदु है। यानी इतने ताप पर आपको जो है सॉलिड भी मिलेगा, आपको लिक्विड भी मिलेगा और आपको गैस भी मिल सकती है, ठीक है। त्रिक बिंदु के बारे में आपको समझाया, तो आप कह सकते हो 273.16 केल्विन ताप 200 जल का त्रिक बिंदु है, जल का त्रिक बिंदु है। तो 1 केल्विन होगा 1/273.16वां भाग। यानी 1 केल्विन जल के त्रिक बिंदु का, 1 केल्विन जल के त्रिक बिंदु का 1/273.16वां भाग है। यानी 1 केल्विन जो है वो जल के त्रिक बिंदु का, जल के ट्रिपल पॉइंट का, वाटर के ट्रिपल पॉइंट का 1/273.16वां भाग है। ये है जल का त्रिक बिंदु, ठीक है। ये जल के त्रिक बिंदु का 1 केल्विन कह सकते हो। 1 केल्विन जल के त्रिक बिंदु का 1/273.16वां भाग है। ये है सब आपका, है ना, ट्रिपल पॉइंट के बारे में। तो आइए फिर इसको देख लीजिए एक बार, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगली परिभाषा हमारी है 1 एम्पियर। 1 एम्पियर, 1 एम्पियर, ठीक है। वैसे तो देखिए आप इसको 12वीं में पढ़ेंगे ढंग से। मैं फिर कह रहा हूं 1 एम्पियर की परिभाषा 11वीं में नहीं 12th क्लास में पढ़ेंगे। फिर भी कोशिश करेंगे हम आपको समझाने की। जैसे 2 सीधे तार हों और इनमें दोनों में एक ही दिशा में धारा बह रही है, आई। 1 एम्पियर
1 एम्पियर, 1 एम्पियर वह विद्युत धारा है, वह विद्युत धारा है जो दो समानांतर धारावाही चालकों में, दो समानांतर धारावाही चालकों में 2 गुणा 10 की घात -7 न्यूटन का बल उत्पन्न कर देती है, बल उत्पन्न कर देती है तथा दोनों चालकों के मध्य दूरी एकांक, दोनों चालकों की मध्य दूरी कितनी हो? एकांक 1। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल नगण्य हो, काउंट ही ना करें। तो ये थोड़ी सी देखिए जटिल परिभाषा, मैं फिर कह रहा हूं उस बात को कि ये सही तरीके से तो 12वीं क्लास में समझ में आती है। 1 एम्पियर वह विद्युत धारा है जो एकांक दूरी पर स्थित, यूं भी लिख सकते थे, जो एकांक दूरी पर स्थित 2 समानांतर, इसको मैंने बाद में लिखा, हालांकि उनके दोनों चालकों के मध्य दूरी एकांक को, जो एकांक दूरी पर स्थित 2 समानांतर धारावाही चालकों के मध्य 2 गुणा 10 की घात -7 न्यूटन का बल उत्पन्न कर दे यदि दोनों चालकों के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या हो? नगण्य। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बेटा ये होता है, जैसे मार्कर है ना, ये बेलन है, इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ये है। अब तार आप जानते हैं कितना बड़ा होता है, बिल्कुल बारीक सा ही होता है तार, ज्यादा मोटा नहीं होता। तो बहुत पतले तार के लिए ये वैलिड है। ये वैसे सही मायनों में 12th में समझ में आती है, लेकिन मैंने इसका एक विकल्प तैयार कर रखा है जो आपने 10th में पढ़ा। हालांकि किताब में आपको यही मिलेगी, लेकिन विकल्प देखिए, आपने पढ़ा है ना विद्युत धारा बराबर क्या होता है? विद्युत धारा क्या होती है? विद्युत धारा आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। I बराबर कितना? Q/T, यही है ना। यदि T बराबर 1 सेकंड ले लो, T बराबर कितना? 1 सेकंड, और Q बराबर कितना ले लो आप? 1 कूलम। तो I बराबर क्या आएगा? 1 एम्पियर। ये आपको दी बताई हुई 10वीं क्लास में। यदि किसी चालक तार में 1 सेकंड में, यदि किसी चालक तार में 1 सेकंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित हो, यदि किसी चालक तार में 1 सेकंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित हो, तो उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की मात्रा कितनी होती है? 1 एम्पियर। ठीक है, ये आपने 10वीं क्लास में पढ़ी है। ये थोड़ी सी जटिल है, मैं मानता हूं, 12th क्लास में आती है, फिर भी मैंने आपको बता दी है। आप तो दोनों में से कोई सी भी एक अडॉप्ट कर लो, मेरे लिए तो सब दोनों सही है। तो 1 एम्पियर यदि किसी चालक तार में, यदि किसी चालक तार में 1 सेकंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित हो, तो उस चालक तार की विद्युत धारा I बराबर कितनी होगी? 1 एम्पियर। देख लीजिए एक बार इसको। आपकी 5 परिभाषाएं हो गई, अब 2 रह गई हैं। अगली है एक मोल। वैसे तो ये केमिस्ट्री से संबंधित है, फिर भी बताते हैं। 1 मोल बराबर क्या होता है? आप जानते हैं मोल संख्या का एक सूत्र होता है, n बराबर स्मॉल m बटे कैपिटल N। ये सूत्र है, आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे।
यानी मोल संख्या बराबर होता है, मोल संख्या बराबर होता है ग्राम बटे अणुभार, है ना, ग्राम बटे अणुभार या परमाणु भार। ग्राम बटे यानी m ग्राम में, और कैपिटल M क्या है आपका, अणुभार। ठीक है, ग्राम बटे अणुभार। मैं आपसे कार्बन की बात करता हूं। कार्बन, आप जानते हैं कार्बन आवर्त सारणी में नंबर 6 पर हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन। 6 तो इसका परमाणु क्रमांक है, Z बराबर 6 या प्रोटॉनों की संख्या 6, आप जानते हैं इस चीज को। और जो उसका परमाणु भार है वो 12 है, डबल है। समझ रहे हैं? परिभाषा देनी है मुझे 1 मोल की। किसकी परिभाषा देनी है? 1 की। अब n बराबर 1 कब आए? जब आप 12 ग्राम कार्बन लें। अगर आपने 12 ग्राम कार्बन लिया तो उसका अणुभार भी कितना है? 12 से 12 कट जाएगा, आंसर क्या आएगा? 1। तो सीधी सी बात है, 12 ग्राम कार्बन में उपस्थित 12 ग्राम कार्बन में उपस्थित अणुओं की संख्या, 12 ग्राम कार्बन में उपस्थित अणुओं की संख्या 1 मोल कहलाती है। 1 मोल कहलाती है। समझ में आया मैंने किस ट्रिक से परिभाषा दिया आपको? भाई ये तो मोल संख्या का सूत्र ही है, n बराबर स्मॉल m अपॉन कैपिटल M, जहां स्मॉल m क्या है? ग्राम में किसी भी परमाणु का भार है, कैपिटल M क्या है आपका? अणुभार है। अब आप बताइए ये 1 कब आएगा? जब स्मॉल m बराबर भी आप कितना ले लें? कैपिटल M के बराबर ले लें। तो मैंने कार्बन को आधार लेते हुए दिए। कार्बन में आप जानते हैं आवर्त सारणी में 6 नंबर पे आता है और इसका जो भार होता है वो 12 होता है। तो n बराबर स्मॉल m अपॉन कैपिटल M करेंगे, स्मॉल m की जगह 12 लिखेंगे, कैपिटल M की जगह 12 लिखेंगे, 12 से 12 कट जाएगा, क्या आएगा? 1। तो आप कह सकते हैं कि 12 ग्राम कार्बन में उपस्थित अणुओं की संख्या 1 मोल कहलाती है। ये कोई जरूरी नहीं था कि आप कार्बन को ही आधार लेके इसकी परिभाषा दें। आप चाहते तो ऑक्सीजन को आधार ले लेते। अगर आप ऑक्सीजन को आधार लेते तो 16 ग्राम कार्बन, 16 ग्राम ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन का अणुभार 16 है, तो आपकी परिभाषा होती 16 ग्राम ऑक्सीजन में उपस्थित अणुओं की संख्या 1 मोल कहलाती है। चाहते तो नाइट्रोजन ले लेते, और नाइट्रोजन लेते तो आप बोलते हैं कि 14 ग्राम नाइट्रोजन में उपस्थित अणुओं की संख्या 1 मोल कहलाती है। तो आसान सी परिभाषा है, देखिए एक बार फिर आगे चलते हैं। चलिए सर आगे चलते हैं, और अगली परिभाषा आपकी है कैंडेला। एक कैंडेला, एक कैंडेला, एक कैंडेला, ठीक है। एक्चुअलिटी में एक कैंडेला जो बता रहे हैं आपको, कैंडेला को बताने से पहले मैं कृष्णिका के बारे में आपको बताना चाहूंगा। कृष्णिका, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ब्लैक बॉडी। हाँ जी, कृष्णिका क्या होती है? नाम से तो लग रहा है ऐसा काले रंग की कोई बॉडी होती होगी, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए
हम किसी वस्तु पर जब विकिरण डालते हैं, कोई विकिरण डालते हैं, तो तीन संभावनाएं होती हैं। जैसे अगर हम विकिरण डालें किसी के ऊपर, तो तीन संभावनाएं, या तो विकिरण उसमें से होकर गुजर जाएंगे जिसको हम बोलेंगे पारगमन, या विकिरण उससे रिफ्लेक्ट होकर आ जाएंगे, परावर्तित होकर आएंगे, जिसको हम बोलेंगे परावर्तन, या फिर वो विकिरणों को ले तो लेगा लेकिन दूसरी तरफ नहीं जाने देगा, यानी उनका क्या कर लेगा, वो अवशोषण। समझ रहे हैं बात को? मैं ये कह रहा हूं कि जब हम किसी पर विकिरण डालते हैं, किसी भी वस्तु के ऊपर जब हम विकिरण डालते हैं, तो तीन पॉसिबिलिटी होती है सर। या तो विकिरण उसमें से निकल जाएंगे जिसको अपन बोलेंगे पारगमन, या उनको अवशोषित कर लेगा जिसको हम अवशोषण कहेंगे, या फिर उन्हें परावर्तन कर देगा जिसको हम परावर्तन कहेंगे। तो कृष्णिका क्या होती है? कृष्णिका वह वस्तु होती है जिस पर आपतित होने वाले सभी विकिरणों को ये अवशोषित कर देगा। वह वस्तु जो आपतित सभी विकिरणों को, आपतित सभी विकिरणों का अवशोषण कर ले, अवशोषण कर ले, कृष्णिका कहलाती है। कृष्णिका कहलाती है। इसको अपन लोग क्या कहते हैं? ब्लैक बॉडी। और आपको एक बहुत अच्छी बात बताऊं, जो जितना अच्छा अवशोषक होगा, जो जितना अच्छा अवशोषक होगा, वह उतना ही अच्छा उत्सर्जक होगा। समझ रहे हैं? अब ये जरूरी नहीं है कि कृष्णिका काले रंग की हो। वैसे आदर्श कृष्णिका नाम की तो कोई चीज है नहीं, फिर भी प्लेटिनम ब्लैक, प्लेटिनम ब्लैक, जिसको हम लोग काजल भी कहते हैं, जिसको हम लोग काजल भी कहते हैं, ब्लैक, प्लेटिनम ब्लैक, इसे हम लोग आदर्श कृष्णिका मान सकते हैं। आप लोग सूर्य को देखते हैं, सूर्य को, है ना? सूर्य आपको लगातार ऊर्जा दे रहा है। मैंने कहा ना, जो वस्तु जितनी अच्छी अवशोषक होगी, वह उतनी ही अच्छी क्या होगी? उत्सर्जक। हम सूरज को देखते हैं तो सूरज तो एक आइडियल एमिटर है, एक आदर्श उत्सर्जक है सूरज। सूरज अपने ऊपर मतलब सूरज से विकिरण निकलते ही जाते हैं बहुत। अब विकिरण निकल रहे हैं सूरज में, तो किसी टाइम पे सूरज ने अवशोषित भी तो किए हैं। किसी टाइम पे सूरज ने विकिरणों को क्या किया है? अवशोषित भी तो किया है, और विकिरण उससे निकल भी रहे। तो हम ये कह सकते हैं कि सूरज जो है वो एक आदर्श कृष्णिका है। आप कहेंगे सर ये तो काले रंग की नहीं, तो वही तो मैं आपसे कह रहा था कि कृष्णिका का मतलब बच्चे ब्लैक बॉडी समझते सोचते सब काले रंग की होगी, ऐसा कुछ नहीं है बेटा। कृष्णिका की परिभाषा यह है कि जो अपने ऊपर आते सभी विकिरणों को सोख ले, वो है कृष्णिका। और जो जितनी अच्छी अवशोषक होगी, वह उतनी अच्छी क्या होगी? एमिटर होगी, यानी उत्सर्जक होगी। अब सूर्य बहुत अच्छा उत्सर्जक है, सूर्य विकिरणों को बहुत अच्छी तरीके से निकालता है, तो सूर्य एक आदर्श कृष्णिका है। पहले इसको देखिए, फिर कैंडेला की परिभाषा देखिए।
चलिए सर, आइए देखते हैं एक कैंडेला। एक कैंडेला क्या है? किसी एक वर्णी प्रकाश स्रोत से, एक वर्णी मोनोक्रोमेटिक, एक वर्णी प्रकाश स्रोत, अगर किसी प्रकाश स्रोत से केवल एक ही रंग का प्रकाश निकलता है तो उसको हम एक वर्णी प्रकाश स्रोत से कहते हैं। किसी एक वर्णी प्रकाश स्रोत से लंबवत उत्सर्जित होने वाले विकिरणों की मात्रा एक कैंडेला कहलाती है यदि उसकी आवृत्ति 540 गुणा 10 की घात 12 हर्ट्ज हो। उसकी आवृत्ति कितनी हो? 540 गुणा 10 की घात 12 हर्ट्ज। एक बार बुक में देख लेते हैं हम, ठीक है। एक कैंडेला किसी एक वर्णी प्रकाश स्रोत से उत्सर्जित, लंबवत उत्सर्जित होने वाले विकिरणों की मात्रा है। देखिए उत्सर्जन हो रहा है, इसका मतलब उसने अवशोषण भी किया होगा, तो कृष्णिका ही मानी जाती है वो, जिसकी आवृत्ति 540 गुणा 10 की घात 12 हर्ट्ज है, जिसकी आवृत्ति 540 गुणा 10 की घात 12 हर्ट्ज है, और जो प्रति एकांक क्षेत्रफल से 683 ये भी लिखा हुआ है 683 वॉट पर मीटर। एक बार देख लेते हैं इसको, कंफ्यूजन हो रहा है इसमें। एक पुरानी किताब में से इसको देखते हैं। ठीक है, हाँ ठीक है, एक बटे 683 है वॉट पर स्टेरेडियन। वॉट पर स्टेरेडियन, स्टेरेडियन आपने पढ़ा था, ठोस कोण का मात्रक है। तो आप यो समझिए, एक कैंडेला किसी एक वर्णी प्रकाश स्रोत से, एक कैंडेला किसी एक वर्णी प्रकाश स्रोत से लंबवत उत्सर्जित होने वाले विकिरणों की मात्रा है यदि उस प्रकाश स्रोत की आवृत्ति 540 गुणा 10 की घात 12 हर्ट्ज है, और उससे वॉट का मतलब होता है ऊर्जा पर सेकंड, उससे प्रति सेकंड 1/683 की ऊर्जा विकिरित हो रही है। वॉट का मतलब होता है एक सेकंड में व्यय होने वाली शक्ति का मात्रक है ना वॉट। शक्ति क्या होता है? W/T, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। तो ये है एक कैंडेला की परिभाषा। आपको रिटर्न नोट्स मिल जाएंगे, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो ये परिभाषा थी, कोई खास नहीं है। सातों परिभाषा मैंने आपको बता दी है, आपकी मर्जी है, आप इन्हें याद करें या ना करें। पेपर में तो ये कहीं पूछी जाती है नहीं है, फिर भी आप उनको देख लें एक बार तो ठीक रहेगा। अब ये कैंडेला वगैरह तो थोड़ी हार्ड भी पड़ी, एक कैंडेला और 1 एम्पियर तो आपको बहुत हार्ड पड़ी होगी। दोबारा बता रहा हूं, किसी एक कैंडेला किसी प्रकाश स्रोत से या किसी एक वर्णी प्रकाश स्रोत से लंबवत उत्सर्जित होने वाले विकिरणों की मात्रा है यदि उसकी आवृत्ति 540 गुणा 10 की घात 12 हर्ट्ज है और वो प्रति सेकंड 1/683 ऊर्जा विकिरित करती है। देख लें आप इसको, और आज के लिए समाप्त है आप लोगों का लेक्चर, बाकी हम अब कल डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे।